हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हैं तो जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हो बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो कराते हैं लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ में उनकी व्याख्या भी कराते हैं, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आज की क्लास में भी हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन उन 50 क्वेश्चनों में आपको 70+ क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो क्लास में आप कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठेगा। जो भी आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते ही चलेगा। बस आपको हमें अपना कीमती समय देना है। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी हमारी है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है हानिकारक अनीमिया, तीसरा ऑप्शन है बेरी और चौथा ऑप्शन है पेलाग्रा। DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देते चलना है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, बेरी। विटामिन B1 यहाँ पर बेरी का निरोधक है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन B1 अथवा थायमिन बेरी निरोधक विटामिन है। थायमिन वृद्धि, कार्बोज के चयापचय, DNA तथा RNA के निर्माण, नाड़ियों की को सामान्य स्थिति में रखने के लिए, रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करने आदि में सहायक है। इसकी कमी से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं, जैसे शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी, बाल बेरी। विटामिन B1 की अत्यधिक कमी से बर्निक्स कार्साकॉफ्स सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से B1 इसका नाम भी पूछा जाता है, थायमिन ये भी कई बार पूछा गया है, किस किस में सहायक है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे कौन कौन से रोग होते हैं ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आप इन्हें भी नोट करते चलेगा। और इससे कौन सा सिंड्रोम हो जाता है ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 22, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन है 24। TGT 2011 और 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मानव शरीर में 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव शरीर में 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमारे शरीर में 4 से 5% अंश इन्हीं खनिज लवणों का होता है। इन्हें लघुत्व भी कहते हैं। खनिज लवणों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ भी माना जाता है। तो यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये इनकी संख्या तो पूछी गई है, इसके कितने प्रतिशत होते हैं, 4 से 5% ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इन्हें लघुत्व भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। पहला ऑप्शन है लौह तत्व, दूसरा ऑप्शन है लौह तत्व एवं कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। यूपी TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना कि राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। तो यह अवरोधित करते हैं लौह तत्व एवं कैल्शियम को। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि। पहला ऑप्शन दिया गया है विटामिन C को बढ़ाता है, ऑप्शन 2 लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यह विटामिन C को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है और यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है। ये सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। दूध के उस अपमिश्रक का क्या नाम है जो कि इसमें आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित किया जाता है। पहला ऑप्शन है खनिज तेल, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है चौक चूर्ण और चौथा ऑप्शन है पानी। TGT झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि दूध के उस अपमिश्रक का क्या नाम है जो कि इसमें आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उसे कहते हैं स्टार्च। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दूध के उस अपमिश्रक का नाम स्टार्च है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि इसे आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित किया जाता है। स्टार्च विभिन्न अनाजों जैसे गेहूं, चावल, चना, जौ तथा दालों में पाया जाता है। कुछ सब्जियों जैसे आलू, अरबी, शकरकंद में भी बहुत स्टार्च होता है।
इन पदार्थों को पकाने से ये इस योग्य हो जाते हैं कि शरीर में इनका उपयोग हो सके। स्टार्च का पाचन मुंह में लार से प्रारंभ होता है, इसलिए स्टार्च युक्त भोजन को खूब चबा चबा कर निगलना चाहिए। अमाशय में भी स्टार्च का कुछ पाचन तो होता है, पर वहाँ इसके लिए बहुत कम समय मिलता है। तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो खूब पूछा गया है कि स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ये भी आप नोट करते चलेगा। और ये किन किन में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चनों को नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है। ह्यू, रंग का वैल्यू या रंग की तीव्रता, या इनमें से कोई नहीं। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, रंग की गर्माहट या ठंडक को ह्यू से के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परांग रंग प्रणाली, रंगों की 3 विशेषता या गुण होते हैं जो कि रंगों के परिमाण कहलाते हैं। यह तीनों एक दूसरे से उसी प्रकार संबंध रखते हैं जैसे कि किसी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। यह रंगों के परिणाम है। तो यहाँ पर रंगों के परिणाम दिए गए, जिसमें आपका यहाँ पर तो परांग के अनुसार 3 विशेषता इसकी बताई गई। रंगों का गर्मपन और ठंडापन, ह्यू या रंगों का नाम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो हमारे अभी पूछा गया है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर है रंगों का गर्मपन और ठंडापन, ये ह्यू या रंगों का नाम। वही क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, रंगों का हल्कापन या गहरापन, तो रंगों की वैल्यू कहलाता है। वहीं तीसरा यहाँ पर देखें तो रंगों की चमक या मंद रूप, रंगों की तीव्रता या क्रोमा कहलाता है। यह तीनों परिणाम ह्यू, वैल्यू और तीव्रता सभी रंगों में उपस्थित होते हैं, जैसे कि सभी वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो। तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। नमनीयता का, निर्भरता का, विभिन्नता का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने की प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है नमनीयता का। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है लेरी पेज, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और चौथा ऑप्शन है रोजेनबर्ग। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, लिंगुआ फोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, क्रिया सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का, या दृश्य सामग्री का। ये भी क्वेश्चन टीजीटी राजस्थान में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि लिंगुआ फोन उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, लिंगुआ फोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपको प्रसार करना है। तो प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है, पहला ऑप्शन दिया गया ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है सुखी पारिवारिक जीवन को प्राप्त करना, वही चौथा ऑप्शन दिया गया गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं और सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 1977 और चौथा ऑप्शन है 2000। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ यहाँ पर 1977 में किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भारत सरकार ने सन 1977 में एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2 उपमिशन शामिल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। इसके तहत जिला अस्पताल स्तर
तक सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है, विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों को। तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका प्रारंभ कब किया गया? 1977 में किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसे 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 9 दिसंबर, 7 जून या 5 जून? यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत 1950 से हुई। इससे पहले 1948 में 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी। उसी साल WHO की पहली विश्व स्वास्थ्य सभा हुई, जिसमें 7 अप्रैल से हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का फैसला लिया गया। तो ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती है। पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, वह परिपक्वता कहलाती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है वृद्धि, विकास, मानवमितीय या दोनों, 1 और 2? टीजीटी राजस्थान और GIC प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है यहाँ पर वृद्धि। यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं और पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। तो हम आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम आपको यहाँ पर कराते जा रहे हैं। तो बस आपको लगातार हमारी क्लासेस देखनी है। जो भी बच्चे लगातार हमारी क्लासेस देखते हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा उनके एग्जाम में होने वाला है। तो बस आपको क्लास को अंत तक देखते चलना है और इसका फ़ायदा उठाना है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है 80 से 90, 70 से 80, 50 से 60 या 110 से 125? यूपी PGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है तो कितना होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है 110 से 125। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब 110 से 125 होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप स्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में जाना जाता है, जिसे 120/100 यहाँ पर 80 होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 120/80। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। स्टोलिक अर्थात ऊपर की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 80 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता खालिस्तान उम्र के मध्य होती है। पहला ऑप्शन है 6 से 8 वर्ष की, दूसरा ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष की, तीसरा ऑप्शन है 2 से 4 वर्ष की, या चौथा ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष की। यूपी PGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता खालिस्तान उम्र के मध्य होती है। तो किस उम्र के मध्य होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 6 से 8 वर्ष की उम्र के मध्य होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता 6 से 8 वर्ष की उम्र के मध्य आ जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। इस प्रकार विकास के निम्नलिखित सिद्धांत है, जिसमें से आपका भिन्नता का सिद्धांत,
विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, विकास दर में अंतर का सिद्धांत और परस्पर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यहाँ से सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो एक ही क्वेश्चन से आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे, क्योंकि विभिन्नता का सिद्धांत ये भी आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखा। वही परस्पर विकास का सिद्धांत भी कई बार पूछा गया, वर्तुलाकार ये भी आपको पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर करके यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो इन्हीं पॉइंटों को आप सभी को नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड और चौथा ऑप्शन एरिक्सन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2021, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 और जीआईसी एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है। तो वह कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से वह है जीन पियाजे। जीन पियाजे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, किंडरगार्टन का जनक कौन है? लोक, पेस्टोलॉजी, रूसो या फ्रोवेल? यूजीसी नेट एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किंडरगार्टन पद्धति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से फ्रोबेल। फ्रोबेल को किंडरगार्टन का जनक माना जाता है। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्ति देता है वह है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रम, सीरम या ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 और 12 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्ति देता है वह है। ऑप्शन है यहाँ पर दूसरा हमारा सही है कोलेस्ट्रॉम, वह है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप सभी को नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए 5 माह की आयु से, 4 माह की आयु से, 3 माह की आयु से या 6 माह की आयु से? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, तो कब से प्रारंभ करना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, शिशुओं को पूरक आहार प्रारंभ कर देना चाहिए 6 माह की आयु से। और ये भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं? 250, 2000, 500 या 1000? ये भी क्वेश्चन जीआईसी 2021 में पूछा गया है। आपको बताना है कि 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक शब्द कितने हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 250 शब्द अधिकतम हो सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक से अधिक 250 शब्द हो सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 2 से 3 वर्ष के बीच की आयु में बच्चा व्याकरण युक्त भाषा सीख लेता है, वाक्य बनाना तथा उसकी क्षमता का विस्तार होने लगता है और उसमें से शब्द शामिल होने लगते हैं। वे शब्द शामिल होने लगते हैं जो टेलीग्राफिक भाषा में विद्यमान नहीं थे, जैसे क्रियाएं, उपपद, आर्टिकल, संयोजक, संबंधवाचक शब्द। 4 वर्ष की आयु तक बच्चे की भाषा काफ़ी सुव्यवस्थित हो जाती है। तो यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा के अध्ययन में सतत, संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? जेन एलियट, नोम चॉम्स्की, अल्बर्ट बंडूरा या बीएफ स्किनर? यूजीसी नेट एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते चलना है। यहाँ पर आपको बताना है कि भाषा के अध्ययन में सतत, संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है। तो किसके साथ में यहाँ पर संबंधित किया जा सकता है? ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही होगा, नोम चॉम्स्की के साथ संबंधित किया जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखते चलना होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं यहाँ पर देखना भूल जाते हैं, जिससे क्या है कि पूरा क्वेश्चन ही उनका गलत हो जाता है। यहाँ पर ये ध्यान से देखते चलना है। यहाँ पर बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है हकलाना, दूसरा ऑप्शन है गलत उच्चारण, तीसरा ऑप्शन है अस्पष्ट उच्चारण और चौथा ऑप्शन दिया गया है धीरे धीरे बोलना। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
आपको बताते चलना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से धीरे धीरे बोलना, यह बच्चों में पाए जाने वाला भाषा संबंधी दोष नहीं है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? पहला ऑप्शन है बैबलिंग, दूसरा ऑप्शन है क्यूइंग, तीसरा ऑप्शन है रोना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? पहला ऑप्शन क्यूइंग, दूसरा ऑप्शन रोना, तीसरा ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो गए। इस प्रकार हमारे यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से पूर्व भाषा संचार का प्रकार ये सभी होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वाणी पूर्व अभिव्यक्त के प्रकार है, यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपका रोना या क्रंदन। रोना बालक की प्रथम बहुउद्देशीय भाषा है। वही कूकना, जिसे हम क्यूइंग कहते हैं, प्रथम माह में ही शिशु के मुंह से अचानक रोने के अतिरिक्त अन्य ध्वनि निकल जाती है। फिर शिशु इस प्रकार की ध्वनि बार बार उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, यह क्यूइंग कहलाती है। वही बबलाना, धीरे धीरे शिशु अनेक प्रकार की ध्वनि निकालना सीख जाता है, जैसे दा, मा आदि। हाव भाव, शरीर अथवा हाथ पांव की हलचलों के साथ इनके भाषा को प्रतिस्थापित करना अथवा भाषा की पूर्ति करना हाव भाव कहलाता है। तो यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से सभी से पूछे गए हैं। रोना क्रंदन से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्यूइंग से भी पूछा गया, बबलाना से भी पूछा गया और हाव भाव से भी पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, खालिस्तान यह मूल्य का एक साधन है, भाषा, पुरुष, संस्कृति या स्त्री? DSSB PhD 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि खालिस्तान यह मूल्य का एक साधन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भाषा यह मूल्य का एक साधन है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये आपको बताना है। फ्रॉयड, दूसरा ऑप्शन है जिन्सबर्ग, तीसरा ऑप्शन है स्टर्न, चौथा ऑप्शन है टर्मन। PGT 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कहा गया है स्टर्न के द्वारा। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। खेल, चिल्लाना, खाना या अनुपूरक लेना? UPTGT 2021 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आपको बताना है कि यहाँ पर बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। खेल बच्चे के स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। खेल से बच्चों का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास तथा नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अतः यह अनिवार्य है कि शिक्षक और माता पिता खेल के महत्व को समझे। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, खेल। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है MN मन, दूसरा ऑप्शन है GW ऑलपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है एरिक्सन और चौथा ऑप्शन है फ्रॉयड। PGT 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है? तो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से एरिक्सन के द्वारा यहाँ पर की गई है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार मानव के व्यक्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाएं और जो सर्वव्यापक होती है से होकर होता है। ये अवस्थाएं पश्चात नियम द्वारा निर्धारित होती है। एरिक्सन के अनुसार विकास की कुल मनोवैज्ञानिक यानी कि मनोसामाजिक अवस्था इस प्रकार है। तो इनके द्वारा कौन कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं दी गई है वे इस प्रकार है, जिसमें आपका शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था, स्कूल अवस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्थावस्था, मध्यवस्थावस्था और परिपक्वता। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो ये किसके द्वारा दी गई है? एरिक्सन के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। हमारा भी मनोबल आप बढ़ाते रहिए और बस आपको वीडियो को अंत तक देखते चलना है। आपका साथ और
आपका प्यार ऐसे ही बना रहे तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है अंतजंगिका, जंघास्थि, बहिर्जंघास्थि या परगंड स्थि। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन ये पूछा गया है। टीजीटी उत्तराखंड 2014, डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2015 और पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि होती है वे होती है जंघास्थि, जिसे हम फीमर भी कहते हैं। ये कौन सी है? फीमर। फीमर, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियां, स्वस्थ यकृत, स्वस्थ गुर्दा या स्वस्थ त्वचा। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31। फेफड़े के वायु कोष किस उपकला के बने होते हैं? शल्की, रोमक, स्तंभाकार या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि फेफड़े के वायु कोष किस उपकला के बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर से फेफड़ों के वायु कोष शल्की उपकला के बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32। टॉन्सिल्स होने पर उपयोगी है नमक के गरारे करना, लौंग चूसना, चीनी खाना, इसबगोल घोलकर पीना। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि यदि टॉन्सिल हो जाए तो उसके लिए क्या उपयोगी होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए टॉन्सिल होने पर उपयोगी है नमक के गरारे करना। तो पहला ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33। अंतः शोषण होता है फेफड़ों में, रक्त कोशिकाओं में, ऊतकों के बीच, श्वास नलिका में या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2009 और 4 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अंतः शोषण होता है तो कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अंतः शोषण रक्त कोशिकाओं में, ऊतकों के बीच होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34। और रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि और रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर देगा ए, दूसरा ऑप्शन है ए एवं बी, तीसरा ऑप्शन है बी या कोई नहीं। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि और रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो और रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव के रक्त समूह का वर्गीकरण आरबीसी में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर किया जाता है। इनका वर्गीकरण सर्वप्रथम लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं जैसे ए बी और ओ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। रक्त समूह के कितने प्रकार होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और रक्त समूह में कोई भी प्रतिजन या एंटीजन नहीं पाया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन रक्त प्लाज्मा में ए तथा बी दोनों प्रकार की प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी पाई जाती है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, परंतु केवल ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन अधिक स्त्रावित होने पर पहला ऑप्शन है बीएमआर बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन बीएमआर कम होता है, तीसरा ऑप्शन है इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन अधिक स्त्रावित होने पर क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन अधिक स्त्रावित होने पर बीएमआर कम होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन उत्तक है? आहार नली, यकृत, रक्त, पैनक्रियाज। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तक होगा। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37। हमें सांस लेनी चाहिए मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है।
आपको बताना है कि हमें सांस लेनी चाहिए। तो कैसे लेनी चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमें सांस लेनी चाहिए नाक से। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है एक्सोन और चौथा ऑप्शन है डेंड्रोन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में लगातार पूछा गया है। पीएचडी 2009, यूपीएलटी 2018 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। और बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। हम बस आपको ये दिखाना चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर अलग अलग तरीके से किस तरह से एग्जामिनर ने पूछ रखा है। बस ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलिए। यहाँ पर आपको बताना है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या न्यूरॉन होगा, नेफ्रॉन होगा, एक्सोन होगा या डेंड्रोन होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस हम आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर पूछा गया कि प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो कहलाती है अम्ल, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या औषधियाँ। और ये भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा गया है। टीईटी 2019, यूपीएलटी 2018, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 और पीएचडी 2005। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर कर पूछा गया है। आपको बताने की प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो कहलाती है। तो क्या कहलाती है, जो हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर है वही यहाँ पर आंसर होगा नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन कहलाती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो नेफ्रॉन कहलाती है। अर्थात मनुष्य के वृक्क में 10 से 12 लाख सूक्ष्म बहुत लंबी तथा कुंडलित नेफ्रॉन होती है। यह उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, चेचक के विषाणु का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है वेब्रियो कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वेरिसेला जोस्टर वायरस, तीसरा ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी और चौथा ऑप्शन है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। आपको यहाँ पर बताना है कि चेचक के विषाणु का क्या नाम है। और ये भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021, डीएसएसबी टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये चेचक के विषाणु का नाम है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चेचक के विषाणु का नाम वेरिसेला जोस्टर है। इसके लिए 2 विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं, वायरोला मेजर तथा वायरोला माइनर। इस रोग से अधिकांशतः छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं। 1718 ईस्वी में यूरोप में लेडी मेरी बोर्टले मोंटांगे ने पहली बार इसकी सुई प्रचलित की और 1996 यानी कि 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने इसके टीके का आविष्कार किया था। तो यहाँ से एडवर्ड जेनर का भी ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। तो ये कब किया था, 1796 में किया गया था इनके द्वारा टीके का आविष्कार। और यहाँ पर इसकी पहली सुई ये कब की गई थी, ये 1718 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है राख से, दूसरा ऑप्शन है चूने से, तीसरा ऑप्शन है सर्प तथा साबुन से और चौथा ऑप्शन है नींबू से। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए तो किससे साफ करनी चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्लास्टिक की वस्तु साफ करनी चाहिए सर्प तथा साबुन से। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है ब्रश, झाड़ू, वैक्यूम क्लीनर या झाड़न। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने के लिए सर्वोत्तम यंत्र है। तो कौन सा यंत्र सर्वोत्तम होगा ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही वैक्यूम क्लीनर, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला ऑप्शन है गंदगी कम की जाए, दूसरा ऑप्शन है सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, तीसरा ऑप्शन सफाई के लिए उचित साधन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो घर की गंदगी कम की जाए, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर होगा। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। और सफाई के लिए उचित साधन। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, घर की सफाई का महत्व है। पहला ऑप्शन है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, दूसरा ऑप्शन है जीवन के आनंद की प्राप्ति के लिए, तीसरा ऑप्शन है
मानसिक स्वास्थ्य के लिए और चौथा ऑप्शन है तीनों के लिए। आपको बताना है कि घर की सफाई का महत्व है, तो किस किस के लिए है ये आपको बताना है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसका महत्व है, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए भी महत्व है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी इसका महत्व है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तीनों के लिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रकार की मिट्टी घर में अधिक सीलन उत्पन्न करती है? पहला ऑप्शन है कंकरीली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है रेतीली मिट्टी और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। LT 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार की मिट्टी घर में अधिक सीलन उत्पन्न करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी घर में अधिक सीलन उत्पन्न करती है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, रसोई घर में आग की दुर्घटना को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है खाना पकाने के दौरान कीट निरोधक स्प्रे का उपयोग करें, दूसरा ऑप्शन है खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर बंद करें, तीसरा ऑप्शन है खाना पकाते समय नायलॉन के कपड़े पहने और चौथा ऑप्शन है रसोई घर में केरोसिन तेल रखें। TGT झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने कि रसोई घर में आग की दुर्घटना को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या खाना पकाने के दौरान कीट निरोधक स्प्रे करना उपयोग होगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। खाना पकाते समय नायलॉन के कपड़े पहनना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्या घर या रसोई घर में केरोसिन तेल रखे, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर बंद करें, ये रसोई घर में आग की दुर्घटना को रोकने के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। पहला ऑप्शन है मकान की संरचना, दूसरा ऑप्शन है मकान का स्थान, तीसरा ऑप्शन है एक तथा दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। UPPGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है, तो कौन सा कारक होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है मकान की संरचना। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक मकान की संरचना है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मकान की बनावट या संरचना एक उत्तम भवन निर्माण के लिए स्थान, भूमि एवं भूमि का चयन जितना महत्वपूर्ण है, उससे वही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी बनावट अर्थात मकान की संरचना। उपरोक्त स्थिति उपयुक्त एवं श्रेष्ठ रहने पर भी यदि मकान की संरचना श्रेष्ठ नहीं है, तभी सुंदर, सुदृढ़, कलात्मक, उपयोगी, मजबूत एवं आकर्षक भवन नहीं बनवाया जा सकता। एक आदर्श एवं उत्तम भवन बनवाने के लिए पहली आवश्यकता उसका नक्शा बनवाना है। तो यहाँ से आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं, इन्हें भी आप देखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, आकारों की श्रेणी यह सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे कहते हैं अनुपात, संतुलन, श्रेणीकरण या बल। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आकारों की श्रेणी यह सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुपात। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मांडला एक फर्श सजावट है, यहाँ का गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल या राजस्थान। आपको यहाँ पर बताना है कि मांडला एक फर्श सजावट है, ये कहाँ का है, ये आपको बताना है। TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अपना आंसर देना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मांडला एक फर्श सजावट है, यह राजस्थान का है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। विश्व के किस प्रकार के डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित होते हैं? डिजाइनर पहनावा, दूसरा ऑप्शन है जन बाजार, तीसरा ऑप्शन है सड़क का फैशन, चौथा ऑप्शन है हॉट क्रूट हाउसेज। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि विश्व के किस प्रकार के डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, हॉट क्रूट हाउसेज। ये एक प्रकार का विश्व में इसका ये डिजाइन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हॉट क्रूट हाउसेज प्रकार की डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित होती है। 19वीं शताब्दी के मध्य में पेरिस स्थित हॉट क्रूट हाउसेज ने एक अनूठी फैशन प्रणाली बनाई, जिसने एक फैशन डिजाइनर एक कलाकार के रूप में मान्य किया और शानदार मूल के डिजाइन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अपना नाम हॉट
क्रुट यानी कि कुटरू हाउसेज स्थापित किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। और कब किया गया था? 19वीं शताब्दी से। ये यहाँ पर कहाँ पर? 19वीं शताब्दी के मध्य पेरिस में स्थित यहाँ पर ये एक अनूठी पहल शुरू की गई। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। इन्हें सभी को आप रिवाइज करिएगा बार बार। जो भी आपने नोट किया है उन्हें एग्जाम के समय भी आपको रिवाइज करने और अभी भी आप रिवाइज करते चलेगा। तो हमारी क्लासेस से आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। तो हमारी क्लास, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।